हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय बीजे। तो बेटा, आज हम लोग मनी का पार्ट 2 यानी कि एंडिंग ऑफ द मनी कवर करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन और मनी के फंक्शंस कवर कर लिए हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मनी। अब सबसे पहले बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो पहले मनी को ट्रेडिशनल रूप में हम लोग देखेंगे। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने तरह से, जब मनी को इनिशियली लॉन्च करा गया, मनी की इनिशियली शुरुआत हुई, तो मनी को क्या जाना गया? मनी वॉज जस्ट मेयरली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? बस लोगों ने उसको अपनी सहूलियत के लिए इंट्रोड्यूस करा कि हमारे बीच में जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार हम लोग कैसे कर पाए, आसानी से कर पाए। सिर्फ इसीलिए मनी को बेसिकली लॉन्च करा गया था, जिसके कारणवश मनी की सबसे पुरानी यानी कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है? मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद अगर हम आते हैं तब हम देखते हैं लीगल डेफिनेशन। लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो मनी क्या है? कानूनी तौर पर सिंपल सी बात, एनीथिंग said by law as money is money। कोई भी चीज जो कानून हमसे कह देगा कि वो क्या है, पैसा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या मानना पड़ेगा? हमको पैसा मानना पड़ेगा। जब इंडिया में मनी का लॉन्च हुआ तो उसके बाद इंडियंस को वो मनी एक्सेप्ट करनी पड़ी जो ब्रिटिशर्स ने हमको लॉन्च करके दी। फिर उसमें हम लोगों ने बदलाव करे, चेंजेस करे। आफ्टर फ्रीडम बहुत सारे चेंजेस होकर हमने अपनी मनी लॉन्च करी। तो कौन है हम लोग? हम लोग वो हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट के पास जो बैकअप होता है वो किसका होता है? कानून का होता है, यानी कि लॉ का होता है। तो कानून के द्वारा अनुसार जो भी चीज कही जाएगी कि वो पैसा है, तो उसको आप लोगों को क्या मानना पड़ेगा? यू हैव टू कंसिडर इट एज मनी। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की। तो मॉडर्न डेफिनेशन दो तरह से है। एक तो बड़े सिंपल और छोटे रूप में है, मनी इज वॉट मनी डस। मनी इज वॉट मनी डस। मतलब मनी क्या है बच्चों? मनी वो है जो मनी करती है। अब मनी क्या करती है? तो सिंपल सी बात जो बुक में आप लोगों को देखने को डेफिनेशन मिलेगी, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मतलब चारों फंक्शंस जो आपके मनी के हैं, आपको उन चारों फंक्शन को एक साथ इकट्ठा करना है और उसको एक डेफिनेशन के रूप में प्रेजेंट कर देना है। तो दैट इज कॉल्ड एज मनी। अब क्या है? मनी में सब आ जाता है, चाहे वो हमारे करेंसी के नोट्स हो, चाहे वो हमारे कॉइन हो, सब चीज, एवरीथिंग, ठीक है। पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या कहती है? मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। और यहां पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कानून के अनुसार दो तरह की मनी के अंदर। अब आप कहेंगे कौन सी दो तरह की मनी? तो यहां पर आप लोगों को समझने को मिलेगा। पहली मनी को आप लोग नाम देंगे लीगल टेंडर मनी, और दूसरी मनी को आप लोग बोलेंगे नॉन लीगल टेंडर मनी। बेटा याद रखिएगा प्लीज, लीगल का अपोजिट इलीगल नहीं लिखकर आना है, लीगल एंड नॉन लीगल, क्योंकि इलीगल इज समथिंग डिफरेंट विच इज अगेंस्ट द लॉ, एंड नॉन लीगल का मतलब क्या होता है? जो कानून के अगेंस्ट नहीं है पर कानून उसका सारथी भी नहीं है, उसका साथी भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। लीगल टेंडर मनी को अगर हम बात करेंगे तो पहले तो लीगल टेंडर मनी का मतलब समझ लीजिए। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी मनी जिसको आप लोग रीपेमेंट करने में, पैसा पे ऑफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके पीछे जो सपोर्ट है वो आपके पास लॉ का सपोर्ट है। मतलब कानून ने कह रखा है कि दिस इज द मनी विच यू कैन यूज टू पे योर डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब होता है आपका कर्जा, या डेब्ट्स का मतलब होता है आपको जो किसी को पैसा पे ऑफ करना है, तो आप उस केस में इस मनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी लीगल टेंडर मनी। लेकिन क्योंकि लीगल टेंडर के अंदर दो पार्ट और हैं, तो उनको भी हम लोग आज क्या समझ कर चलेंगे। पहला पार्ट हमारा जो लीगल टेंडर के अंदर आता है वो है आप लोगों का लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर। बड़ा सिंपल वर्ड है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है?
जब कोई किसी चीज के दायरे में बंद हो, और अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज किसी के दायरे में बंद ना हो। तो एग्जाम्पल के बतौर अगर मैं बात करूं कॉइन्स की, तो इंडिया के अंदर जो कॉइन्स हैं वो है लिमिटेड लीगल टेंडर। क्यों? क्योंकि बेटा एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉइनेज एक्ट। कब लॉन्च हुआ ये? 2011 में। इस कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान 1000 रुपए तक के कॉइन्स लेने के लिए तो बाउंड है। मतलब कानून के अनुसार कानून कह रहा है कि आपको राजी राजी गैर राजी 1000 रुपए तक का पेमेंट क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? कॉइन्स की फॉर्म में। लेकिन अगर 1000 रुपए से पेमेंट आपका एक्सीड करता है तो आप उस पेमेंट को क्या कर सकते हैं, आप सामने वाले से कह सकते हैं नो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पेमेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 it is clearly mentioned by the government or law of the country that maximum amount of coins can be 1000। पर इसका सिग्निफिकेंस ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर किसी से 10,000 का कोई कॉइन में पेमेंट या 10 करोड़ रुपए में कॉइन का पेमेंट ले लेंगे तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन है। इट इज ऑफ योर ओन चॉइस। जैसे आप लोग कई बार इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते में देखते होंगे कि एक व्यक्ति ने 10-10 रुपए के कॉइन्स जमा करके स्कूटी खरीद ली, एक व्यक्ति ने 10-10 रुपए 5-5 रुपए 1-1 रुपए के कॉइन कलेक्ट करके कार परचेज करने चला गया वो। अब इट इज द विल एंड विश ऑफ द कंपनी। इफ दे एक्सेप्ट इट दैट इज ओके, इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट इट दैट इज देयर लाइक चॉइस, क्योंकि उसमें उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर अगर 1000 रुपए से नीचे है तो आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के प्रति लीगल एक्शन ले सकते हैं। और अनलिमिटेड वर्ड जैसी आ जाए तो समझ जाओ ये तो अनलिमिटेड लिमिटलेस वाली बात है। कितना भी पेमेंट हो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है दिस इज कॉल्ड एज करेंसी नोट्स। जितने भी हमारे करेंसी नोट्स हैं, आज तो इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम करेंसी नोट है वो 500 है, और मिनिमम करेंसी वैसे तो 1 रुपी का है, पर अब वो नए नए रूप में प्रिंट नहीं हो रहे हैं क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई है। तो 1, 2, 5, 10, 20, 50, फिर 100, फिर 200 और 500 ये डिनोमिनेशन हमारा आ चुका है। आप लोगों को पता ही है लास्ट ईयर हम लोगों ने 2000 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया था 2023 के अंदर, जिसमें कि हम लोगों ने, सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि अब मैक्सिमम करेंसी का नोट जो होगा वो 500 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रही, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन है दोनों क्या, लीगल ही है। क्यों? क्योंकि कॉइन्स भी कानून से आ रहे हैं और करेंसी नोट्स भी कानून से आ रहे हैं। अब आ जाता है वर्ड दूसरा, दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीगल टेंडर मनी। तो बच्चों ये क्या है नॉन लीगल टेंडर? बड़ी सिंपल सी बात, नॉन लीगल का मतलब इलीगल तो बिल्कुल नहीं है, पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि कानून इसके अपोज में नहीं है, पर कानून इसको अपनी तरफ से प्रोपोगेट करके भी नहीं चलता। ये जो चलता है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट। दो लोगों के बीच में आपसी विश्वास किस तरह का है उसके ऊपर चलने वाली चीज को आप लोग बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो चेक, आप सपोज करो एक नए परचेजर हो या आपने कोई नया बिजनेस खोलना है, आप गए दिल्ली और दिल्ली में जाके आपने कहा व्यक्ति से कि सर आई वांट टू परचेज दिस आइटम, और आपने उसकी शॉप पर जाकर 1 लाख रुपीस का आइटम क्या कर लिया, पसंद कर लिया। आप वहां से अननोन है, वो आपसे अननोन है, तब आपने उसको क्या करा, 1 लाख रुपीस का चेक कट करके उसके हाथ में दे दिया। वो खुशी खुशी आपका चेक एक्सेप्ट कर लेगा, पर सिंपल सी भाषा में आपसे बड़े प्यार से कह देगा सर dispatch of the goods will only take place once your payment is clear। that means एक बार आपके अमाउंट को क्लियर हो जाने दीजिए, आपके चेक को क्लियर हो जाने दीजिए, 1 लाख रुपए मेरे में क्रेडिट हो जाने दीजिए, उसके बाद ही मैं आपका गुड्स यहां से निकाल पाऊंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप उसकी दुकान पर पहली बार गए, वो आपको नहीं जानता आप कौन है कौन नहीं है, इसलिए वहां पर ट्रस्ट की क्या है, कमी है। लेकिन जब आप उससे 10-20 बार व्यापार कर लेते हैं तो आप फोन पे भी उससे कहते हैं भैया सामान भेज दीजिए, तो वो सामान भेज देता है, बिकॉज नाउ यू स्टार्ट टू ट्रस्ट। फिर आप चेक भी भेजेंगे, नहीं भी भेजेंगे, चेक बाद में देंगे, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। तो समझ में आ गया होगा लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूंगा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया बीच में, बैंक मनी, वो आपको मैं आगे बता दूंगा जब मनी मल्टीप्लायर वगैरह की प्रोसेस पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा। बैंक पैसे के माध्यम से पैसा जनरेट करता है बाय यूजिंग क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बैंक मनी। मनी सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर मनी को सप्लाई करने वाले बेसिकली
3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे एफिलिएटेड हम सारी मनी सप्लाई को देखकर चलते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट मींस वो तो खुद क्या है, प्रिंटर ऑफ द करेंसी है, ठीक है। दूसरा आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितने भी तरह समझ लीजिएगा, आरबीआई प्रिंट करता है ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी। 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट्स होते हैं करेंसी के, दे आर प्रिंटेड बाय आरबीआई। दूसरा पॉइंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हम लोग सरकार बोलते हैं। तो जितने भी कॉइन्स हैं और प्लस 1 रुपी का नोट, वो कौन प्रिंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है। और लास्ट में हमारे जितने भी बैंक्स होते हैं, कौन से वाले, कमर्शियल बैंक्स। तो वो कमर्शियल बैंक्स भी क्या करते हैं, ये थर्ड पॉइंट जो था मैंने जिसको टॉपिक को बोला था कि छोटा सा टॉपिक है, बैंक मनी, तो दे आर कॉल्ड एज द सप्लायर्स ऑफ मनी, क्योंकि इनके पास से ही मनी का सर्कुलेशन शुरू हो रहा होता है। मनी सप्लाई का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास कितना पैसा टोटल मौजूद है, उसको आप लोग बोलोगे मनी सप्लाई। पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मनी सप्लाई में सिर्फ आप जनरल पब्लिक लेते हैं, मतलब ना तो आरबीआई पे जो पैसा है वो इंक्लूड होगा, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पैसा इंक्लूड होगा, और ना कमर्शियल बैंक का पैसा इंक्लूड होगा। द अमाउंट विच इज ओनली विद जनरल पब्लिक शैल बी इंक्लूडेड। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा कंपोनेंट्स की, तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कितने हैं बेटा। पहला कंपोनेंट है हमारा, सिंपल सी बात, करेंसी विद पब्लिक। मतलब नॉर्मल लोगों के हाथ में जो पैसा है, चाहे वो नोट्स हैं चाहे वो कॉइन्स हैं, डजंट मैटर, पर वो होना किसके पास चाहिए, जनरल लोगों के पास होना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे कि ये करेंसी विद पब्लिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों का, तो दूसरे पॉइंट में हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। आप समझ लेना, इसमें थोड़ा सा 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। दोनों में फर्क क्या है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसे डिपॉजिट्स जो बेसिकली जब आपने निकालने हैं, जब आप चाहते हैं उससे वापस आपको मिल जाए, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। और टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ऐसे डिपॉजिट्स बेटा जिनको आप लोगों ने क्या करके रख दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर रख दिया है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर हम लोग सिर्फ डिमांड का नेट इफेक्ट लेंगे, मतलब टाइम डिपॉजिट को हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है वो हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि उसके रीजन में जाने में बहुत डिटेल्स चाहिए, क्योंकि बैंक इस पैसे को अपने पास नहीं रखता है, बैंक इस पैसे को आगे सर्कुलेट कर देता है, जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं घूमता हुआ चलते रहता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स को आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो बैंक उतनी अवेलेबिलिटी अपने पास रखता है हमेशा पैसे की। ये मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जब सीआरआर, एसएलआर और एलआरआर, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा हाउ द बैंक फंक्शंस। अभी सिर्फ आप याद रखेंगे नेट डिमांड डिपॉजिट्स। नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, अगर एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक पर है और दूसरे वाले बैंक का ही पैसा पहले वाले बैंक पर है, तो अलग अलग पैसा इंक्लूड नहीं करेंगे, इन दोनों का नेट इफेक्ट लेंगे। सपोज करिए बैंक ए ने डिपॉजिट कर रखे हैं बी को 10 लाख रुपए, और बी ने डिपॉजिट कर रखे हैं बैंक ए पर 12 लाख रुपए, तो ये 22 लाख रुपए नहीं होगा टोटल, ये होगा 12 - 10, मतलब नेट इफेक्ट इसका 2 लाख रुपीस। तो सिर्फ नेट डिमांड में कौन सा डिपॉजिट जाएगा, 2 लाख रुपीस का डिपॉजिट जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और टर्म डिपॉजिट्स को आप लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि वो हमारा उसका पार्ट नहीं है। तो हमारे कंपोनेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो करेंसी विद पब्लिक और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। अब जब हम मनी सप्लाई के कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए 1967-68 से आरबीआई कई तरह के मेजर्स दे चुका है, कई सारे के तौर तरीके दे चुका है आप लोगों को कैलकुलेट करने के। जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं उसमें वो 4 हैं, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। जिसमें M1 सबसे ज्यादा कम, मतलब आप ये कह सकते हैं M1 और M2 नैरो मनी है, और M3 और M4 जो है वो ब्रॉड मनी है। अब एक एक करके उनको समझेंगे विद फॉर्मूलाज, उसके अंदर क्या होता है, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका हाई पावर्ड मनी, एंड दिस चैप्टर विल कम टू एन एंड। बट आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर टू यू पीपल। अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट, तो आई कैन शेयर द थिंग्स विद यू प्रॉपरली। और अगर मुझे लगेगा कि मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज है जो रह गई है, तो उसके लिए आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें बता दिया जाएगा। बट प्लीज
हेल्प मी इन डूइंग द थिंग्स ऑन अ फाइनर नोट बाय कमेंटिंग। जितनी आप कमेंट्स करेंगे उससे मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं, क्योंकि योर अल्टीमेटली कमेंट्स एंड लाइक्स आर माय मोटिवेशन। तो जस्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे M1 के बारे में। M1 जो है वो सबसे पहला मेजर है, बेसिक मेजर है, जहां पर हम लोग M1 के अंदर तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। कौन सी तीन चीजें वो हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट थिंग है हमारी, दैट इज कॉल्ड एज करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, एंड जो लास्ट में तीसरी चीज हमको प्लस करनी है, दैट इज कॉल्ड एज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब ये क्या है? ये जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एज M1। M1 को कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए ब्रॉडली। कौन कौन सी तीन चीजें? अभी एक आपने यहां पर पढ़ी थी, करेंसी विद पब्लिक, और नीचे आप लोगों ने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब होता है कि जो भी करेंसी आपके लोगों के पास है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, किसी भी दोनों में से किसी भी रूप में अगर कोई करेंसी हमारी पब्लिक के पास है तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉइन्स एंड करेंसी विद जनरल पब्लिक। और सेकंड मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ पैसा है उसका कौन सा एस्पेक्ट लेना है आपको? नेट एस्पेक्ट। तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमारी करेंसी की वैल्यू मार्केट में कितनी चल रही है या फिर मनी सप्लाई हमारे देश के अंदर कितनी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने प्रीवियसली कवर कर लिए, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। लास्ट जो चीज हमको देखनी है दैट इज कॉल्ड एज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब क्या होता है बेटा? जैसे RBI है, पहले तो RBI क्या है ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 के अंदर पता चलेगा। हमारे देश का जितना भी पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम का जो कंट्रोलर है मेन वो है RBI। अब क्या है, देश विदेश से, दुनिया से, जहां से, गवर्नमेंट से, हर जगह से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं किसी भी मॉनिटरी एस्पेक्ट में, वो सिर्फ किससे जुड़ते हैं? RBI से ही जुड़ते हैं। मतलब अगर जापान, अमेरिका, US, मतलब चाइना या किसी भी और, सऊदी अरेबिया, किसी भी जगह को अगर हमारे देश से कोई संपर्क करना है, कोई व्यापार करना है, तो वो सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है? RBI के थ्रू हो सकता है। अब बेटा देखो यहां पे एक चीज समझेंगे, RBI के पास कई बार दूसरे देशों के डिपॉजिट्स, सरकार के अपने डिपॉजिट्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डिपॉजिट्स, बहुत सारे अलग अलग कंटिजेंस फंड, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो सारी चीजों को मिलाकर आप लोग एक नाम दे देते हो, दैट इज कॉल्ड एज अदर डिपॉजिट। देखो मैं एक बार रीड कर देता हूं, बुक इज इन फ्रंट ऑफ मी। अदर डिपॉजिट्स विद RBI इंक्लूड्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, विदेश का कोई बैंक हो या विदेश की कोई गवर्नमेंट हो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वर्ल्ड बैंक जैसे IMF, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, और अगर इनके किसी के भी डिपॉजिट्स इंडियन गवर्नमेंट के या खुद के कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट RBI के पास, तो ये सब मिलाकर किसका पोर्शन बना देंगे? M1 का पोर्शन बना देंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो इन तीनों चीजों को मिलाते ही आपका क्या बन जाएगा? M1 कैलकुलेटिव मेथड बन जाएगा। अब आ गया आपका M2। तो M2 में पहले तो 1, 2 और 3, मतलब M1 तो पूरा मौजूद होगा ही होगा, और सिर्फ एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब मैं यहां पे आप लोगों को बताता हूं कि जब हमारा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं दिख रहा था कि वो लोगों को कहीं ना कहीं पूर्ति कर पाए, तो सरकार ने एक निर्णय लिया जहां पर सरकार ने डिसाइड करा कि हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या है, एक पोस्ट ऑफिस मौजूद है। तो ऐसा करते हैं, लोगों की अंदर सेविंग की भावना को प्रमोट करने के लिए और बैंकों पर अपना विश्वास कायम करवाने के लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेविंग बैंक में कन्वर्ट कर दिया। पहले पोस्ट ऑफिस सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट को ट्रांसफर करते थे, पर धीरे धीरे करके आज की डेट में आप लोग देखो पोस्ट ऑफिस आर डूइंग गुड एज अ बैंक, लेकिन वो एक्चुअल में बैंक जैसा काम नहीं करता। बैंक के सिमिलर काम है, वहां पर RDs होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं होती हैं, जैसे किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके तहत आप बैंक में पैसा, मतलब पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल सकते हो, और उस जगह पर उसको नाम दिया जाता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक।
तो पहले तो तीनों कंपोनेंट जो लोगों ने कहा जमा कर रखे हैं, पब्लिक में अपने पास, बैंक में और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में, इन तीनों के साथ सिर्फ आप कौन सा पैसा जोड़ देंगे, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को भी आप लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम M2। क्या बन जाएगा, इट इज M2। तो आई होप इट इज क्लियर। आई थिंक इसमें आपके थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं साफ से। सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो हमको पहला पॉइंट मिल गया करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, दूसरा मिल गया डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, तीसरा मिल गया अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये तीन दो हो गए। अब इसके बाद M3 को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M3 के अंदर भी M1 तो पूरा मौजूद होगा ही, लेकिन सिर्फ इसके साथ एक चीज और जुड़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज नेट टाइम डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आपको डिमांड डिपॉजिट्स पढ़ाए, एक तो ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो आप कभी भी बैंक से वापस ले सकते हैं, जब आप चाहे मांग सकते हैं उसको, जब आप चाहे निकाल सकते हैं ऑन डिमांड। और एक ऐसा होता है जिसको टर्म बोलते हैं या टाइम बोलते हैं, जो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आपने बैंक को दे दिया है और उस दौरान आप बैंक से उस पैसे को नहीं लेते हैं वापस। मतलब कोशिश तो ये करी जाती है मेजोरिटी में कि वो पैसा वापस ना लिया जाए, फिर भी अगर कोई कंटिजेंसी होती है तो वो पैसा भी आप लोगों को मिल जाता है। पर फिलहाल आप समझिएगा, नेट वर्ड का मतलब आप लोगों को मैंने नेशनल इनकम से पढ़ा दिया है। दो चीजों के बीच में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप किस पर आएंगे, नेट वर्ड पर आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे जो पॉइंट बन रहा है वो है टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो बस सिंपल सी कहानी, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में अगर टाइम डिपॉजिट में रखा हुआ है और दूसरे बैंक का पहले बैंक में, तो उन दोनों का आपको नेट इफेक्ट निकालना है और फाइनली उस नेट अमाउंट को आपको M1 के अंदर जोड़ना है, तो आपका मेजर निकल आएगा M3। तो तीन मेजरमेंट हमारे क्लियर हो गए। तीन मेजरमेंट को हम लोग जोड़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग अलग अलग तरह से मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। नैरो M1 M2 नैरो है और M3 M4 थोड़े ब्रॉड है। लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका M4। M4 में याद रखेंगे आप लोग M3 जुड़ेगा, M2 का कहीं रोल नहीं है। M2 में क्योंकि सेविंग पोस्ट ऑफिस होता है, बस वो यहीं पे खत्म हो जाता है। M3 के अंदर मतलब M4 के अंदर आपको M3 तो लेकर चलना पड़ेगा और M3 के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपके ज्यादा किसी काम का नहीं है, क्योंकि 12th के ग्रेड तक सिर्फ आपको पूछा जाएगा तो फॉर्मूलाज से रिलेटेड पूछा जाएगा, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो टोटल डिपॉजिट मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पे जितना भी पैसा है, सिर्फ एक योजना को छोड़कर, एक तरीके के डिपॉजिट को छोड़कर, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसको छोड़कर बाकी जितना भी पोस्ट ऑफिस पे पैसा है, अगर आप उसको भी ज्वाइन कर देंगे किसके अंदर, M3 के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, M4 बन जाएगा। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो M2 और M3 मिलाकर क्या बन रहा है, M4 बन रहा है, पर सिर्फ एक NSC को एक्सक्लूड कर। तो आई होप चारों पॉइंट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होंगे। दीज वर द 4 मेजर्स टू मेजर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा नियर टू कैश, मतलब सबसे ऐसी फॉर्म जो बहुत जल्दी मार्केट में पैसे के रूप में चल जाएगी। जैसे अब मैं बात करूं, अगर मैं गोल्ड की बात करूं और मैं बात करूं एक कार की, तो गोल्ड ज्यादा लिक्विड है और कार कम लिक्विड है, क्योंकि कार को बेचने में डिफिकल्टी आएगी पर गोल्ड को बेचने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। और कैश तो सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी है, क्योंकि कैश में तो आप सब चीजों को कन्वर्ट करते हैं। तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और M4 सबसे कम लिक्विड होता है। ठीक है ना, लिक्विडिटी के मामले में सबसे कम M4 और M1 सबसे ज्यादा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आरबीआई कौन सा मेजर यूज करती है, तो आप लोग सब याद रखेंगे कि आरबीआई हमेशा कैलकुलेशन करने के लिए M3 मेथड को यूज करती है और इसको आरबीआई ने एक नाम भी दे रखा है, स्पेशल नाम, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। क्या बोला है, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा, मॉनिटरी का मतलब मनी, रिसोर्सेज सोसाइटी के। तो पूरी सोसाइटी के अंदर कितना पैसा मौजूद है,
इसको दिखाने वाला जो आपका एस्पेक्ट है दैट इज M3। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि M1 M2 नैरो मनी होते हैं और M3 M4 ब्रॉड मनी होते हैं। एंड लास्ट इज आरबीआई कई बार डेटा रिलीज करता है किसके ऊपर, मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर। अब ये मनी सप्लाई का रोल बहुत बड़ा है, वो आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल बस एक लास्ट टॉपिक समझ लीजिए, एक हाई पावर्ड मनी के नाम से टॉपिक है। वो हाई पावर्ड मनी में जैसे आप लोग नॉर्मल जब मनी सप्लाई की बात करते हैं तो आप ये दो चीज लगा रहे थे, करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है, करेंसी वाले टॉपिक को तो एज इट इज रहने देना है, डिमांड वाले टॉपिक को हटाकर आपको डाल देना है उसमें सिर्फ रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स। तो वो दोनों को जब आप मिला लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो हाई पावर्ड मनी बन जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार क्लैरिटी के लिए, हाई पावर्ड मनी में क्या चीज इंक्लूड होगी, पहला तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहले आपका क्या इंक्लूड हो जाएगा, करेंसी एंड कॉइन्स विद जनरल पब्लिक, और दूसरा आपका इंक्लूड हो जाएगा रिजर्व्स विद बैंक्स। तो इन दोनों पॉइंट को जब आप इंक्लूड कर मिलाकर बोलेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी। ठीक है ना, बस यहीं पे आप लोगों का टॉपिक खत्म हो जाता है और चैप्टर भी एंड हो जाता है। फिर भी बेटा इसका थोड़ा सा पावर बूस्टर रेफर कर लीजिएगा, जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। मेरे पास इतना वो नहीं है, नीडफुल नहीं है, इस टॉपिक को मैं इसलिए एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं वीडियो के अंदर। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक टॉपिक छोटा सा जो मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देता हूं 2 मिनट में। इंसान जो डिमांड करता है मनी की, वो 3 पर्पज के लिए करता है। पहला पर्पज जिसमें होता है प्रिकॉशन, दूसरा पर्पज होता है स्पेक्यूलेशन, और तीसरा पर्पज जो आपका होता है इसमें दैट इज टू मीट आउट द सिचुएशन ऑफ कंटिंजेंसी। दैट मीन्स सिंपल सी कहानी, मनी इज डिमांडेड जस्ट बिकॉज ऑफ 3 बेसिक नेचर ऑफ इट्स, इन ऑर्डर टू मीट द स्पेक्युलेटिव मोटिव, प्रिकॉशनरी, और तीसरा आप लोगों का ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन है तीसरा मोटिव। प्रिकॉशन का मतलब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बचाव करके रखते हैं चीजों को, इमरजेंसी के टाइम पे हमें पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन के बतौर मनी को अपने पास सेव करके रखते हैं। पहली बेसिक नेसेसिटी ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि हमको कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो मनी इस्तेमाल होती है ट्रांजैक्शन मनी। प्रिकॉशन जो कि आप लोग यूज करते हैं तो आगे फ्यूचर में अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए कि आपके पास परचेजिंग पावर बनी रहे, जिसके कारणवश आप लोग क्या करते हैं, मनी को होल्ड कर चलते हैं, स्टोर कर चलते हैं, जिससे आपके अंदर एक कंटिंजेंसी या आपातकालीन स्थिति से मीट आउट करने की सिचुएशन स्ट्रांग रहे। और तीसरा होता है स्पेकुलेशन, जहां लोग बार इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग तरह के क्राइटेरियाज को पढ़कर अपने पैसे को एक्स्ट्रा अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर दोनों वीडियोस के अंदर हम लोगों ने मिलाकर मनी चैप्टर को समाप्त कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंड अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्टीमेटली इट इज माय मोटिवेशन। थैंक यू।